अस्सलाम वालेकुम हाजी। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जो है 1 दिसंबर वालों के लिए बनाई जा रही है। जो 1 दिसंबर के जो हाजियों की जो प्रोग्राम बनी है उनके ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों की फ़्लाइट है बॉम्बे से 5:40 की फ़्लाइट है शाम की। आकाशा एयरलाइंस है, ये बॉम्बे जिद्दा, जिद्दा बॉम्बे की फ़्लाइट है और आप वहाँ पर लैंड करोगे वहाँ के सऊदी अरब के लोकल टाइमिंग 8:30 बजे। तो आप लोगों को 4 घंटे का टाइम पकड़ करके चलना है। मिनिमम 4 आवर्स बिफोर आपको जो है एयरपोर्ट पे पहुंचना है, ये लाजिम है। इसकी वजह ये है क्योंकि 3 घंटा पहले गेट्स ओपन हो जाते हैं, तो 1 घंटा पहले हम सब टूर ऑपरेटर्स को जो है सारे हाजियों को जमा करने के लिए वक्त लगता है। कुछ हाजी जमा होता है, कुछ हाजी आगे पीछे हो जाता है। तो जो फ़ोन नंबर आप लोगों ने मुझे अपना दिया हुआ है वही फ़ोन नंबर की को कनेक्टिविटी रखते हुए वही फ़ोन नंबर आपको अपने साथ में कैरी करना है, ताकि एयरपोर्ट में अंदर आगे पीछे अगर आप लोग हो गए तो हम लोग आपको कोऑर्डिनेट कर सकें। फ़िलहाल आप जो है अगर आपकी 5:40 की जो फ़्लाइट है, इसके हिसाब से अगर आप 4 घंटा पहले अगर पकड़ के चलो तो 3 बजे के करीब, 3 सवा 3 बजे जो है आपको एयरपोर्ट पे मिनिमम रहना है। सारे हाजी जमा होंगे। सारे हाजियों को ये इत्तला पहले से ही कर दी गई थी कि आप जो है अपने घरों से जो है एहराम पहन करके निकलना है। जब आप घर से एहराम पहनेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप जो है या तो एयरपोर्ट पे नियत कर लो या तो आप अपने घर पे नियत कर लो। जब आप अपने घर से नियत कर लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सवाब आपका ज़्यादा है, क्योंकि एहराम भी आपने वहीं पहना, नियत भी आपने पहना। तो जितना जल्दी आप एहराम पहनोगे, जितना वक्त आपका बीतेगा, उतना आपको सवाब पहुँचेगा। लेकिन सवाब के साथ साथ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना होगा। जैसे कि आप जो है एक बार एहराम पहन लिए और नियत कर ली और घर से 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लिया, आपने उम्रा की नियत अगर आपने कर ली है, तो फिर अब आपको नियत करने के बाद, एहराम पहनने के बाद में जो है खुशबू नहीं लगाना है, नाखून नहीं काटना है, शिकार नहीं करना है। अब शिकार का मतलब ये ज़माना तो वो नहीं है कि आप शिकार पे जाने वाले हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल करोगे, बस में ट्रैवल करोगे, फ़्लाइट में ट्रैवल करोगे, या ये है मच्छर है या फिर मक्खी है आपके हाथों पे बैठ जाती है, तो आप उसको जो है ऐसे लाजिम ऐसा मार लेते हो। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा आपको बचना है, ठीक है। और नेल्स वगैरह आपको नहीं काटना है, खुशबू वगैरह नहीं लगाना है आपको, और तेल वगैरह जो सरों पे आप लगाते हो, या फिर अगर आपको महसूस हुआ कि भाई आपको स्वेटिंग ज़्यादा जाती है, जैसे कि पसीना ज़्यादा उतरता है आपके जिस्म से, तो आपको लगेगा कि भाई मैं मक्का पहुंचने के बाद में मैं वहाँ से जो है होटल में मैं नहा लूँगा। तो आप नहा तो सकते हैं, लेकिन नहाते वक्त में एक चीज़ का आपको ख्याल ये रखना है कि आप खाली अपने जिस्म पे से पानी बहाओगे। अब आपने नीयत तो बॉम्बे से ही कर ली थी, आपने एहराम तो आपने यहीं से पहन लिया था, तो आप जो भी गलती करोगे आपके ऊपर दम लागू होगा। दम लागू होने का मतलब ये हुआ कि आपको एक बकरा ज़ुबा करना होगा वहाँ पर पे। तो ये दम से बचने के लिए कुछ चीज़ों की आपको पाबंदी करनी है। मान लो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको दिल चाह रहा है कि मक्का पहुँचने के बाद में, क्योंकि टोटल टाइमिंग अगर आप देखो, घर से 1 घंटा पहले आप निकलोगे, 4 घंटा पहले आप एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, 5 घंटे हो गए आपके, और 5.5 घंटा जो है आपका ट्रैवलिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 5:15 5:30 का टाइम है आपका। तो 5 5:30 घंटा आपको एयरपोर्ट पे भी फ़्लाइट में भी बिताना है, तो कुल मिला के 10 घंटे आपके हो गए। और फिर जैसे ही आप उतरोगे वहाँ पर पे 1 डेढ़ 2 घंटा लगेज वगैरह लेकर के, सिक्योरिटी वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह करके आपको बस तक पहुँचने में भी 2 घंटा लगेगा। तो कुल मिला के 12.5 13 घंटे आपके हो गए, और 1 डेढ़ से 2 डेढ़ घंटे का टाइम आपको जो है जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का पहुँचने में भी लगेगा। तो और 2-4 घंटा और एक्स्ट्रा पकड़ करके चलो, तो कुल मिला कर के आपके 15 से 16 घंटे हो गए। फिर अब आप देखो कि 2.5 से 3 घंटे का टाइम आपको जो है उम्रा करने को भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का अप्रॉक्सीमेटली 17-18 घंटे का टाइम आपका हो जाता है। तो हाजियों को रिक्वेस्ट है ये कि आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, क्योंकि गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग है, आप एहराम की हालत में हो, तो ज़ाहिर सी बात है ट्रैवलिंग में कुछ चीज़ों की तकलीफ़ होती है। खाना आपको टाइम पे नहीं मिलता है, जैसा आपका टेस्ट है वैसा नहीं मिलता है आपको, ठीक है। जो एजेड लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। वॉशरूम वगैरह की थोड़ी सी यहाँ वहाँ किल्लत हो जाती है, तो जिस वजह से आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ये चीज़ों का आप लोगों को भी ख्याल करना है। देखो, टूर ऑपरेटर का काम है आपकी टिकट आप तक, आपकी वीज़ा आप तक, आपका होटल आप तक, और आपका तीनों टाइम का खाना पीना है, आपका ज़ियारतें हैं, आपकी जमज़म है, आपकी लॉन्ड्री है,
ठीक है, मक्के मदीने की ज़ियारतें हैं और मक्का कब जाना है, मदीना कब जाना है, ये सारा टाइम शेड्यूल सेट करने का काम हमारे टूर ऑपरेटर का है। लेकिन आपकी इबादतों के अंदर हम लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर मसले मसाइल वाले ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सुन्नी जमात अलग है, ये सारे जमात वाले अलग 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 अरकान के हिसाब से काम करते हैं। तो जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले आपने घर से एहराम पहना, एहराम पहन करके नियत कर लिया, आपने नियत करके जो है आप जो है पहुँच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जो भी प्रोसेस हुआ आपका, आप एहराम की हालत में ही रहोगे। इसी बीच में अगर आपका वज़ू टूट गया, तो अगर आपको लगता है वज़ू करना है तो आप वज़ू कर सकते हैं, इसमें कोई दम की पाबंदी वाला मामला नहीं है। वज़ू कभी भी टूट सकता है आपको, तो एक रेगुलर चीज़, एक नॉर्मल चीज़ है ये। तो आप एयरपोर्ट पे भी पहुँचे, अगर आपका वज़ू टूट गया है तो आप जो है जिस गेट के पास से जब आप दाखिल होते रहेंगे, आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, आपका लगेज चला जाएगा, आपको बोर्डिंग पास जब मिल जाएगा तो आपको एक गेट के पास बिठाया जाता है। तो जिस गेट के पास आपको बिठाएंगे वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे वज़ू खाना है, आप वहाँ पर जा कर के जो है वज़ू भी कर सकते हैं, वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। और इवन अगर आपने नमाज घर पे नहीं पढ़ी है, सिर्फ एहराम बांध करके निकले थे, नियत नहीं की है, तो आप एयरपोर्ट पे भी नियत कर ले सकते हैं। अल्लाह ना करे कभी अगर ऐसा हुआ कि आपको वेटिंग रूम में बैठने का मौका ही नहीं मिला, एयरलाइंस वालों ने फ़ौरन आपको जल्दी से जल्दी फ़्लाइट में लेके चले गए, आप डिले हो गए या फ़्लाइट वालों एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से डिले हो गए, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप खाली अपने आप को बावज़ू रखो। आप फ़्लाइट में बैठ करके भी 2 रकात नफिल नमाज बैठे बैठे भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन बेहतर ये है कि आप 1 घंटा पहले निकल करके जो है या तो घर से ही पढ़ के निकलो, या तो फिर आप जो है एयरपोर्ट पे पढ़ लो। तो ये हो गया आपका एयरपोर्ट को लेकर के। अच्छा, कुछ चीज़ें अभी आपको एक मैं बताता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है फ़्लाइट का खाना वेज रहेगा, नॉन वेज रहेगा। अब आपको पता नहीं है हलाल है हराम है, सब लोग हलाल बोल करके स्टिकर लगा करके, ग्रीन स्टिकर लगा करके आपको खिलाएंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक दिन या अगर आपने नॉन वेज नहीं खाया तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप जो है वेज ही खाना जो है फ़्लाइट के अंदर जो है ऑर्डर करना। वो आपको ऑप्शन पूछते हैं, आपको फ़िश लेना है या आपको जो है लैम्प लेना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ दाल भाजी वगैरह लेना है, तो उनके पास जो है वेज का ऑप्शन रहता है। तो आप वेज ही लेना, आप नॉन वेज लेना ही नहीं। अगर आपका नॉन वेज लेने का इरादा है, फ़िश का अगर उनके पास ऑप्शन है तो आप फ़िश ले सकते हैं। बाकी लैम्प बोलो, ये मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा, क्योंकि वो झटके वाला मामला रहेगा। अपने को पता नहीं हलाल है या हराम है, और आप एहराम की हालत में ऑलरेडी हो, तो ये चीज़ का मैं आपको अवॉइड करने बोलूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप पहुँचोगे, आप वहाँ पे पहुँचोगे 8:30 वहाँ के लोकल टाइमिंग में, तो यहाँ के बज जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 11। इंडिया टाइमिंग रहेगा 11 और वहाँ का रहेगा 8:30। अब इंडिया के टाइमिंग से मैं आपको बताता हूँ कि आप 11 बजे पहुँचोगे, 2 घंटा पहुँचने में लगेगा, बाहर एयरपोर्ट से निकलने में लगेगा 1 बज जाएंगे, और आपको होटल पहुँचने में और 3 बज जाएंगे। 2:30 से 3 बजे के करीब जो है आप अपनी होटल में आप पहुँचेंगे। तो जब आप होटल में पहुँचेंगे तो पहले दिन का शेड्यूल हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि खाने का टाइम टेबल आगे पीछे हो जाता है, हाजी थका हारा रहता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए खाना लगा हुआ रहेगा, खाने की आप बेफिक्री रखो। लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग में, ठीक है, बॉम्बे से जद्दा उतरने तक के या मक्का पहुंचने तक के लिए आप अपने साथ में हर एक हाजी एक एक इंडिविजुअली अपने अपने हैंड बैग के अंदर जो है आधा किलो पौन किलो के करीब जो है ड्राई फ्रूट्स आप अपने साथ में रख लीजिए। हाफ केजी के करीब आप जो है जो मिक्स वाला ड्राई फ्रूट्स होता है, जिसमें अंजीर है, काजू है, बादाम है, खजूर है, ये सारी चीज़ों के मिक्स ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स की एक पैकेट आप अपने साथ में रख लो, बिस्किट्स की कुछ पैकेट्स रख लो, और पानी की एक बोतल आप रख लेना। अगर पानी की बोतल अगर आपको वो एयरपोर्ट पे अथॉरिटीज़ कभी कभी निकाल देते हैं, तो फ्लाइट में तो आपको पानी मिल जाएगा और एयरपोर्ट पे भी आपको पानी मिल जाएगा, तो आप बेफिक्र रहो, ठीक है। ये एक चीज़ है। हाँ, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो अबव 50, 45, 60, 65 के जो एज के जो लोग हैं, उन लोगों के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप अपने मोबाइल में रखेंगे। डॉक्टर का मोबाइल नंबर, जो इंडिया का जो मोबाइल नंबर है डॉक्टर का, वो अपने नंबर में आप सेव करके रखेंगे। और अगर आप रेगुलरली दवाएं खाते हैं, मेडिसिन अगर लेते हैं, 3 टाइम की खुराक अगर आपकी चल रही है, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स वगैरह अगर है, तो इन लोगों के लिए मैं सजेशन करूँगा कि 2 दिन की खुराक आप अपने हैंड बैग में ज़रूर रखेंगे, ठीक है। और बाकी की खुराक जो है आप अपने लगेज के अंदर रखेंगे। तो आप जो है अपने फैमिली मेम्बर को ये बात बता देंगे कि आपने भाई दवाइयाँ कहाँ रखी हुई है, क्योंकि कई बार वो बेचारा बीमार पड़ा हुआ होता है, कोई बोल नहीं पाता है और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी कुछ पता नहीं होता है।
तो ये चीज़ों का आप लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एक मोबाइल नंबर, 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, तो एक मोबाइल नंबर आपका चालू रहना चाहिए एयरपोर्ट पे, जिससे हम लोग आपको कोऑर्डिनेशन कर पाए। एक चीज़ ये है। और जैसे ही आप जद्दा पहुंचेंगे तो हमारी कंपनी की तरफ से जो है मिस्टर फ़हीम है जो वहाँ आकर के आपको रिसीव करेंगे। तो जैसे ही आप अपना लगेज वगैरह जो है पूरा लेकर के एयरपोर्ट से, जिस एयरपोर्ट से मेन गेट से जब आप बाहर निकलेंगे, तो मैं मिस्टर फ़हीम का नंबर आप लोगों को दे दूंगा, वो भी आप लोगों को कॉल करेंगे। अच्छा, जो बैग हम लोगों ने आपको दिया है, हैंड बैग जो अलबकी का दिया हुआ है, वो बैग आपको अपने गले में लटकाना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो मिस्टर फ़हीम जो है वो आपको बैग का लुक देख करके, उसका कलर देख करके आपको वो एयरपोर्ट पे ही पहचान लेते हैं। क्योंकि कभी आपका फ़ोन नहीं अगर चला, नेटवर्क में अगर नहीं रहा, तो हमको कोऑर्डिनेशन करने में बैग की आसानी हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको लेके जाएंगे, लेके जा करके बस में बिठाएंगे और फ़ौरन पहले लेके जा करके जो है आपको आपकी जो जो होटलें हैं, कोई होटल मीरा सूद में रुका हुआ है, कोई मीरा अज्जात में रुका है, कोई दल्ला अज्जात में रुका हुआ है, या कोई सजा मक्का में रुका हुआ है, या कोई मक्का टावर में रुका है, तो हर एक होटल के अलग अलग हाजी होंगे। तो सबको ड्रॉप करते हुए आप अपनी होटल में पहुंचोगे। जैसे ही आप होटल में पहुंचोगे तो वहाँ पर मिस्टर बिलाल या मिस्टर फ़हीम भाई ही जो है आपको रूम की चाबी दे देंगे। और अपनी रूम की चाबी ले करके सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैग नीचे ही रखेंगे। बस से उतरे आप होटल में, बैग नीचे रखा हुआ रहने देंगे। आप सबसे पहले जाएंगे खाना खा लेंगे रेस्टोरेंट में। वो खाना कौन से फ्लोर पे लगा हुआ है वो मिस्टर फ़हीम या मिस्टर बिलाल आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ की पाबंदी वहाँ पे करनी है कि खाने की टाइम टेबल, दूसरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको खाने की टाइम टेबल की पाबंदी करनी है। सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे का टाइम आपका नाश्ते का रहेगा। तो आपको ये टाइम पे खाना खाने, नाश्ता करने पहुँचना ही है। अगर आप 9 बजे, 9:30 बजे इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से अगर आप जाओगे तो खाना उठ जाएगा, चाय भी नहीं मिलेगी, क्योंकि चाय ख़राब हो जाती है, गर्म नहीं कर पाते हम लोग वहाँ पर क्योंकि किचन 3 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं और वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके हम लोगों को खाना लेकर आना पड़ता है। और सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमको फॉलो करना पड़ता है कि हम ज़्यादा देर तक के जो है बुफे का खाना लगा के रख नहीं सकते, वरना वो लोग हमको जो है फ़ाइन मारते हैं। होटल वालों को भी फ़ाइन मारा जाता है। तो एक सुबह का नाश्ता 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का है। दोपहर का खाना जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक के आपका खाना हो जाना चाहिए। और रात का खाना जो है आपका 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे से पहले पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। ये आपका खाने का टाइम टेबल है। इसमें आधा 1 घंटा आगे पीछे जो भी होगा, तो आप जो है जब आप पहुँचेंगे होटल में तो वहाँ पर टाइम टेबल लगा हुआ रहता है। जो खाने में जो बुफे पे जो सर्व करने वाले रहेंगे, मक्के में भी अलग होंगे, मदीने में भी अलग होंगे, तो उनसे टाइम एक बार आप अपडेट कर लेना। ठीक है, ओके। जब आपका खाने का टाइम टेबल वगैरह हो गया, अब आप खाना वाना खा लिए, पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप जो है होटल में उतरे, खाना खा लिया, खाना खा करके अपने रूम की चाबी आप लोग ले लेंगे, ले करके आप सीधा पहुँच जाएंगे आप अपने रूम में। जिन लोगों ने शेयरिंग किया हुआ है रूम, उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आपके साथ दूसरे हाजियों का भी आप ख्याल रखेंगे। चाबी आप अपने पास नहीं रख लेंगे, आपको वो चाबी जो है रिसेप्शन के ऊपर रख करके जाना है। क्योंकि जब आप उम्रा करके आएंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, कोई पहले आ जाएगा, कोई बाद में आएगा, तो जो बेचारा शख्स पहले आएगा वो आपका इंतज़ार करते हुए जो है नीचे लॉबी में सो जाएगा। इसलिए उसको आपकी तरफ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, इसलिए आप रिसेप्शन पे क्या करेंगे, अपनी रूम की चाबी रख करके चले जाएंगे। हाँ, जिन लोगों ने सेपरेट रूम ले लिया है, 2 की शेयरिंग, 3 की शेयरिंग, 4 की शेयरिंग की एक ही फैमिली है, 5 की शेयरिंग की एक ही फैमिली है, उन लोगों के लिए से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चाबी अपने साथ में लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप ही फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं आप लोग। लेकिन आपको विजिटिंग कार्ड भी ले लेना चाहिए। होटल की रिसेप्शन पे आपको विजिटिंग कार्ड मिलता है, वो विजिटिंग कार्ड आप ले लो और अपने मोबाइल से आप फ़ोटो निकाल करके अपने पेरेंट्स के मोबाइल के अंदर डाल दो, जिससे कभी अगर वो आगे पीछे अगर भटक गए तो आप जो है अपना कार्ड दिखा करके जो है आप अपने होटल पे प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए, चाहे मक्के में रहो या आप मदीने में रहो। एक चीज़, अच्छा, जो होटल मीरा सूद है, जिनकी होटल दल्ला अज्जियात जो अभी ज़्यादा अज्जियात हो गई है, और जो मीरा अज्जियात के जो हाजी है, इन लोगों के लिए एक रास्ता है हरम शरीफ जाने का, एक ही रास्ता है। उस रास्ते से जैसे ही आप पहुंचोगे तो ली मेरिडियन की होटल होते हुए आप आगे पहुंचोगे तो हरम शरीफ का एक लैंडमार्क है आपका WC3 के पास आप पहुंचते हो और फिर वहाँ से राइट टर्न मार करके आप हरम शरीफ में दाखिल हो जाते हो। जब आप हरम शरीफ में दाखिल होते हो, अगर आप एहराम की हालत में हो तो आप नीचे से जा करके जो है काबे के आसपास तवाफ़ कर पाओगे। अगर जाहिर सी बात है आपने यहाँ से उम्रा करके निकले तो आप मर्द हजरात ने भी जो है एहराम पहना हुआ होगा
औरतों का तो कोई मसला ही नहीं है। तो आप नीचे जा करके जो है काबे के आसपास जा करके आप फ़ौरन जो है तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। लेकिन तवाफ़ करते वक्त में एक चीज़ ख्याल रखना है कि काबे को आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अभी आप एहराम की हालत में हैं। अगर आप एहराम की हालत में हैं तो आपके ऊपर खुशबू भी जो है पाबंदी में है। तो आप जो है खुशबू ना लगाएंगे, ना कोई ऐसी चीज़ को हाथ लगाएंगे जहाँ पे खुशबू लगी हुई हो। तो एहराम की हालत में होते हुए आप फ़ौरन एक्साइटेड होकर के, इमोशनल होकर के लोग काबे को जा करके हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल आपको ये रखना है, जब तक कि आपका उम्रा मुकम्मल नहीं हो जाता आप जा कर के काबे को हाथ नहीं लगाएंगे, बराबर है। क्योंकि उस पर लोगों ने इत्र वगैरह लगाई होती है और आप जा कर के हाथ लगाएंगे तो फ़ौरन आप पे दम लागू हो जाएगा। अब आप फ़ौरन जाओ, नीचे नज़रें झुका करके आप जाएंगे और कोई ऐसे मकाम पे जा कर के जब आप खड़े होंगे और जब आप नज़रें उठाएंगे तो आपकी पहली नज़र जब काबे पे पड़ेगी तो आप नज़र यहाँ वहाँ नहीं करते हुए जी भर के आप दुआ मांगेंगे। सबसे पहले आपकी दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आज के बाद जो भी दुआएं आप मांगेंगे वो दुआ कबूल हो जाए, और आप वो मांगेंगे जैसे अल्लाह ताला चाहता है ना। और फ़लस्तीन के लिए सबसे पहले आपको ज़्यादा दुआएं मांगनी है, ठीक है। फिर अपने घर के जो बुज़ुर्ग जो फौत हो चुके हैं, जो दुनिया से गुज़र चुके हैं, उनके लिए आप दुआ मांगेंगे, और अपने घर वालों के लिए जो हयात है उनके लिए भी आप दुआ मांगेंगे, और सारी उम्मत के लिए आप दुआ मांगेंगे। जब आप दिल भर करके दुआ मांग लेंगे तो फिर आपको एक काबे के कॉर्नर हज़र अस्वद के पास जाना है, जहाँ पर हज़र अस्वद का पत्थर लगा हुआ है, और दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर की लाइट भी नज़र आएगी, वो एक लैंडमार्क है। वहाँ पर आप देख करके जो है हज़र अस्वद को देख करके जो है दूर से ऐसा 3 बार चूमेंगे, ठीक है। और आप तवाफ़ करना शुरू करेंगे। जब आप तवाफ़ करना शुरू करेंगे तो 7 चक्कर को मिला करके जो है आपका एक तवाफ़ होता है, करेक्ट है। तो पहले चक्कर में ही आपने चक्कर लगाया नहीं, पहले ही आपने हज़रत अस्वद को देख करके 3 बार चूमे और फिर आपने चक्कर लगाना शुरू किया। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करके भी तवाफ़ कर सकते हैं। अगर आपको चौथा कलमा आता है तो आप चौथा कलमा पढ़ते हुए आप तवाफ़ करना शुरू करेंगे। सबसे बेहतर ये होगा कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आपकी नज़रें काबे की तरफ हो और आप चक्कर लगाना शुरू करेंगे। जब आप चक्कर लगाना शुरू करेंगे तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि 7 चक्कर का एक तवाफ़ होता है, ठीक है। तो जब आप पहले कॉर्नर हज़र अस्वद से होते हुए दूसरे कॉर्नर पे जाएंगे, फिर दूसरे कॉर्नर से जब आप तीसरे कॉर्नर पे आएंगे तो तीसरे कॉर्नर तक आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। लेकिन जैसे ही तीसरा कॉर्नर है वो रुकन यमनी है, रुकन यमनी के पास अगर आप पहुँचेंगे तो वहाँ से आप रब्बना आतना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, ये आप पढ़ते 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 वापस से हज़र अस्वद के पास पहुँचेंगे। जब आप हज़र अस्वद के पास पहुँचेंगे फिर से जो है आप हज़र अस्वद को देख करके फिर से 3 बार आप चूमोगे और फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए फिर वापस से आप तवाफ़ करना शुरू करेंगे। तो जब जब आप हज़र अस्वद से निकलते रहेंगे तो हज़र अस्वद के पास जब भी आप पहुँचेंगे तो 3 बार आप चूमेंगे, और जब आप तीसरे कॉर्नर रुकन यमनी पे पहुँचेंगे तो रुकन यमनी पे आपको रब्बना आतना फिद दुनिया पढ़ना है, और वो पढ़ते पढ़ते फिर आपको चौथे कॉर्नर हज़र अस्वद पे वापस से पहुँचना है। तो इस तरीके से आप 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। अब 7 चक्कर को भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शुरू के 3 चक्कर अलग होंगे और आखिर के 4 चक्कर अलग होंगे। तो शुरू के जो 3 चक्कर होंगे वो 3 चक्कर जो है आपको रमल करना है। रमल का मतलब हुआ अकड़ के चलना है। तो शुरू के जो 3 चक्कर आप लगाएंगे अकड़ के लगाएंगे, ठीक है। इसकी वजह ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पहली बार मक्का फ़तह हुआ तो आपने जो है अपने सहाबा करीम से जो है उन्होंने उनको हुक्म किए कि भाई आप जो है दुश्मनों पर रौब पड़ने के लिए 3 चक्कर जो है आपको अकड़ के चलना है, और 4 चक्कर जो है आपको अदब करना है, अदब के लिहाज से चलना है। तो आप छोटे छोटे कदम करेंगे, कंधा थोड़ा सा नीचा करते हुए आप बाकी के 4 चक्कर मुकम्मल करेंगे। इस तरीके से आप टोटल 7 चक्कर कर लेंगे। जब आपके 7 चक्कर हो जाएंगे तो आखिरी चक्कर में फिर से अगर आप हज़र अस्वद को चूमेंगे 3 बार, तो मतलब ये हुआ कि चक्कर आपके हो जाएंगे 7 और हज़र अस्वद को देख करके चूमना हो जाएगा आपका 8 बार, क्योंकि शुरू में भी स्टार्ट किया था आपने और आखिर में भी आपने किया। तो इस तरीके से आपके 8 बार चूमना हो गया, 7 चक्कर आपके हो गए। जब आपके 7 चक्कर हो गए तो आप जो है फिर वहाँ पर मकाम इब्राहिम है। अब मकाम इब्राहिम क्या है, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हैं।
तो आपको मकाम इब्राहिम के पीछे जा कर के, अगर आपको मौका मिल जाए, वहाँ पर तो बहुत सारी लेडीज़ बैठी हुई रहती है, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए रहेंगे, अगर आपको वहाँ पे मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ मौका नहीं मिलता है तो हरम शरीफ में कोई भी 2.5 मीटर जो मकाम इब्राहिम के पीछे की पोर्शन आपको समझ में आए, मतलब मकाम इब्राहिम के आगे आकर के आपको नमाज नहीं पढ़नी है, मकाम इब्राहिम के पीछे रह करके आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। जब आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे तो नियत होगी आपकी, नियत करता हूँ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, मुँह मेरा काबे शरीफ के पीछे इस मकाम इब्राहिम के, क्योंकि अब आपके और आपके काबे के बीच में जो है मकाम इब्राहिम बीच में निशान आ गया है उनका, तो आपकी नीयत भी वो होगी और आपके अल्फाज भी वो होंगे, और आप 2 रकात नफिल नमाज जो सादे तरीके से जैसे आप पढ़ते हैं वैसे आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे। जब आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे तो वहाँ से जब आप जाएंगे सफ़ा मरवा की तरफ, तो आपको एक जो है होर्डिंग दिखाई देगी, टू सफ़ा करके ग्रीन कलर में लिखा हुआ रहेगा, तो आप जो है वो रास्ता पकड़ते हुए फ़ौरन पहुँचेंगे सफ़ा की पहाड़ी की तरफ। तो रास्ते में आपको जो है जमजम के बैरल्स रखे हुए मिलेंगे, तो आप पेट भर करके जमजम पियो, पेट भर के अपने चेहरे पे लगा लो, पेट भर के जो है आप अपने सर पे आप डाल ले सकते हो, बॉडी पे भी छिनक ले सकते हो पानी आप अपनी तरफ से, और अपने पैरों पे भी आप डाल ले सकते हो। अब आप ये जमजम पीने के बाद पेट जैसा आपका टाइट हो जाता है, पानी पी करके उतना पानी आप पी लेंगे, पी करके फिर आप सफ़ा के पास पहुँचेंगे, सफ़ा की पहाड़ी के पास पहुँचेंगे, और सफ़ा की पहाड़ी की तरफ पहुँचने के बाद में काबे की तरफ रुख करके आप सबसे पहले उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे, और सफ़ा से आप मरवा की पहाड़ी की तरफ जो है चलना शुरू करोगे। जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ जाओगे तो बीच में ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देती है, तो वो ग्रीन कलर की लाइट पे जो है सिर्फ मर्दों को हुक्म है कि वहाँ पर दौड़ लगाना है। अब ये दौड़ क्यों लगाना है? क्योंकि बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाइफ मिसेस रहे, ठीक है, उनके लिए जो है उन्होंने दौड़ लगाई थी, तो आपको उनकी भी एक सुन्नत अदायगी करनी है, तो आपको भी सफ़ा और मरवा से जो है आपको भी जो है चल के जाना है। लेकिन मर्दों को हुक्म है, बीच में फिर से ग्रीन कलर की लाइट आपको दिखेगी, तो वो ग्रीन कलर की लाइट की तरफ जो है आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी है। ये सिर्फ मर्दों को लगाना है, औरतों को लगाना नहीं है, ठीक है। फिर आप दौड़ लगाते हुए जहाँ लाइट ख़त्म हो जाएगी वहाँ रुक जाएंगे, फिर आप नॉर्मल तरीके से पैदल चलते चलते मरवा तक पहुँचेंगे। फिर मरवा के पास खड़े रह करके फिर दुआ मांगेंगे, मरवा से फिर वापस चलते चलते आप सफ़ा की तरफ आएंगे। जब आप वापस सफ़ा की तरफ आते रहेंगे तो बीच में फिर से ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी, तो फिर से आपको दौड़ लगानी है, मर्दों को ही लगानी है, औरतों को नहीं लगानी है। फिर आप वापस से सफ़ा के पास पहुँचेंगे, फिर सफ़ा के पास खड़े रहेंगे, फिर दुआ मांगेंगे, फिर वापस मरवा के पास जाएंगे। तो इस तरीके से सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इस तरीके से टोटल आप 7 चक्कर करेंगे। मतलब सफ़ा से मरवा एक चक्कर होगा, मरवा से फिर सफ़ा दूसरा चक्कर होगा, फिर सफ़ा से फिर मरवा तीसरा चक्कर होगा। तो इस तरीके से टोटल आपको 7 चक्कर करने हैं। तो शुरुआत आप करोगे सफ़ा से और आपकी चक्करें ख़त्म हो जाएगी मरवा पे। तो टोटल इस तरीके से आपकी 7 चक्कर होगी। कभी कभी इसमें कुछ लोग गलती करते हैं, सफ़ा से पूरा राउंड यू टर्न मारते हैं, वापस सफ़ा पे आकर के एक चक्कर गिनते हैं, तो ये गलत तरीका है। सफ़ा की पहाड़ी से मरवा एक चक्कर होता है, मरवा की पहाड़ी से फिर सफ़ा तक दूसरा चक्कर होता है। तो जब जब आप सफ़ा पे पहुंचोगे तो आप काबे का रुक करके दुआ मांगेंगे, और जब जब आप मरवा पे पहुंचेंगे तो आप काबे का रुक करके दुआ मांगेंगे। इस तरीके से जब आपकी सफ़ा और मरवा की सही मुकम्मल हो जाएगी तो वापस से जो है आप हरम शरीफ से बाहर निकलेंगे, और वही WC3 जो मैंने आपको लैंडमार्क बताया हुआ है, वहाँ से आपको बाहर निकल करके अजियात रोड पकड़ते हुए ली मेरिडियन की जो होटल आपको नज़र आएगी, वो ही होटल के रास्ते से आपको अपनी होटल में मीरा अजियात बोलो या मीरा सूद बोलो या दल्ला अजियात, जहाँ आपको पहुँचना है आप पहुँचने का रास्ता पकड़ के चलते चले जाएंगे। रास्ते में आपको बहुत सारे नाई मिलेंगे, हजाम मिलेंगे, ठीक है, जो आपके बाल काटने के लिए 15-15 रियाल 10-10 रियाल बोलेंगे। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा मीरा अजियात के अंदर ही अगर आप जाओगे तो मीरा अजियात के अंदर ही जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वो बेचारे 5-5 रियाल लेते हैं, आप वहाँ जा कर के उनसे नेगोशिएट करो और वो आपको 5 रियाल के अंदर आपके बाल हलाक कर देंगे, ठीक है। जब आपके बाल हलाक हो गए आप अपने रूम पे पहुँचो, और रूम पे पहुँच करके जो है आराम से आप गुस्ल कर लो, और फिर जैसे आप नाइट सूट पहन लेते हो या पैजामा कुर्ता पहन लेते हो आपने पहन लिया, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप 2 रकात शुक्राना नमाज होटल में ही पढ़ लेना चाहो तो पढ़ ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पहला उम्रा हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है,
अब आपको सुबह का नाश्ते का टाइम, दोपहर के खाने का टाइम और रात के खाने का टाइम आपको खाली एडजस्टमेंट करना है। और नॉर्मल 5 टाइम की नमाज़ें जैसे आप वहाँ पर मस्जिदों में बॉम्बे में पढ़ते हो, इंडिया में पढ़ते हो, वैसे ही वही चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ती रहनी है। जिस दिन आपकी ज़ियारतें होंगी तो ज़ियारत से एक दिन पहले हमारा मैसेज आ जाएगा और खाने के टेबल पे भी आपको बता दिया जाएगा कि कल आपकी ज़ियारत है। तो सुबह 7:30 बजे आपको नाश्ता करके फ्रेश होकर के नीचे लॉबी में रेडी रहना है। 7:30 से लेकर के 7:45 के बीच में आपकी बस आ जाएगी। आपको बस में बैठना है। आपको मीना है, मुज़दलिफ़ा है, जमरात है, जबल रहमत है, जबल सूर है, जबल नूर की ज़ियारतें आप लोगों को करा दी जाएगी। और जिन लोगों का इरादा दूसरा उम्रा करने का है वो लोग क्या करेंगे, आप अपने साथ में एक हैंड बैग के अंदर या प्लास्टिक बैग के अंदर एहराम रख लोगे अपने साथ में, और बस आपको आखिरी ज़ियारत में लेकर के जाएगी मस्जिद ज़ुहराना। मस्जिद ज़ुहराना वो मकाम है जहाँ से आप, वो एक मिकात है, वहाँ से जो है आप दूसरा उम्रा करना चाहने, जो लोग दूसरा उम्रा करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पे जा कर के जो है सिर्फ अपने कपड़े बदल लेंगे। गुसूल तो आप होटल से ही कर लेंगे, वज़ू भी आप होटल से ही करके निकलेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप लोग होटल से निकलो आप लोग जो है वज़ू से निकलो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ ज़ियारतों के लिए आप जाओगे वहाँ पे पानी होगा या पानी नहीं होगा या पानी दूर होगा तो बस उतनी देर तक के रुकेगी नहीं। तो आपका वज़ू टूटना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका वज़ू बार बार टूटता है तो एक प्लास्टिक की बोतल में जो है, बिस्लरी की पानी की बोतल में आप जो है अपने साथ में पानी रख लोगे, ताकि आप जैसे ही आप बस से उतरो फ़ौरन आप वज़ू करो, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ो जो भी मकाम पे आप उतर रहे हो, और फ़ौरन आप बस में बैठ जाओ। तो वज़ू करने ढूंढने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ आपको ये आदत डालनी है, ठीक है। तो आपको ज़ियारत वाले दिन जो है सुबह 7:30 बजे रेडी रहना है। बस आपको आएगी और ज़ियारत कराने के लिए लेके जाएगी, और आपकी आखिरी ज़ियारत रहेगी मस्जिद ज़ुहराना। जो लोगों का इरादा है दूसरा उम्रा करने का वो मर्द सेक्शन में जाएंगे, मस्जिद में ही जाकर के अपने कपड़े बदलेंगे, एहराम बदल लेंगे, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लेंगे और वापस आके बस में बैठेंगे। और बस में बैठ करके फ़ौरन सबसे पहले आप होटल पहुँचेंगे। होटल पहुँच के आपके दोपहर का खाना आप लोग खा लोगे। खाना खाने के बाद में फिर आप जो है हरम शरीफ जाओगे दूसरा उम्रा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फ़ौरन जा कर के आप हरम शरीफ मत चले जाना, इससे आपका खाना छूट जाएगा, आप भूखे रह जाओगे। तो खाना आपका ऑलरेडी लगा हुआ रहता है और वो टाइमिंग इस तरीके से एडजस्टमेंट की हुई होती है कि आपकी ज़ियारतें हों और आपका खाने का टाइम हो जाए और खाना खा करके जो है आप उम्रा करने चले जाओ। जिन लोगों का इरादा है मस्जिद आयशा से जाने का, उम्रा करने का, तीसरा उम्रा करने का इरादा है, वो लोग अपनी अपनी फैमिली बोलो या ग्रुप बन जाए, आप लोग नीचे उतरो अपनी होटल से, नीचे उतर के जो टैक्सी वाले से 30 रियाल 35 रियाल्स के अंदर आप 4 सीटर 5 सीटर की आप बात कर ले सकते हो। आप उनके साथ बैठ करके शेयरिंग कर लो, मस्जिद आयशा जाओ। अब जब मस्जिद आयशा जाने वाले रहेंगे तो फिर से एक बार क्या करेंगे, आप होटल से ही गुसूल कर लेंगे, होटल से ही एहराम पहन लेंगे, नियत नहीं करेंगे, आप वही एहराम पहना हुआ आप उसी टैक्सी में बैठोगे। ये मस्जिद आयशा जाने के लिए दूसरा तीसरा उम्रा करने के लिए टाइम आपके लिए मैं प्रेफर करूँगा रात का खाना खाने के बाद में आधा 1 घंटा आप आराम करना होटल में, और फिर 12-1 बजे के टाइम पे आप आराम से निकलना, क्योंकि ये टाइम में बीच में कोई नमाज़ें आपको नहीं मिलती है। तो जब आप तवाफ़ करते रहेंगे तो बीच में कोई नमाज नहीं लगेगी, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म करना है ना। तो अब रात का टाइम रखेंगे और ये रात के टाइम पे जो है आप मस्जिद आयशा पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच कर के 2 रकात नफिल नमाज़ पहुँचेंगे। मर्द का सेक्शन अलग है, लेडीज़ का सेक्शन अलग है। वापस उसी टैक्सी में आप लोग आ जाएंगे, और जिस टैक्सी में आप आ जाएंगे उसी टैक्सी वाले को जो है वापस हरम शरीफ पहुँचने के बाद में आपको पैसे उनको देने हैं। आप मस्जिद आयशा उतर के पैसे नहीं देंगे, वरना वहाँ से आने के लिए वापस से दोबारा आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हाजी कुछ ये गलती कर देते हैं कि जो आप 30-35 रियाल्स की जो बात करते हैं टैक्सी ड्राइवर से, ये पूरी जो है आपकी राउंड की हरम शरीफ से वापस, होटल से वापस हरम शरीफ लेकर आने की आप बात करते हो, ठीक है। तो अकेली औरतें नहीं जाएंगी, मैं प्रेफर करूँगा कि उनके साथ में कोई मेल हजरात रहवे ज़रूर, या तो फिर ग्रुप में जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। फिर आप जैसे ही हरम शरीफ पहुँचोगे तो पहले उम्रा के दौरान जैसे आपने जो है काबे को देख की दुआ मांगी, फिर आपने जो है हज़रत अस्वद को देख करके चूमा 3 बार, फिर आपने जो है तवाफ़ करना शुरू किया। 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद में फिर मकाम इब्राहिम के पीछे आके आपने 2 रकात नफिल नमाज अदा किए, फिर सफ़ा मरवा की सही किए, और फिर होटल पहुंच करके अपने बाल हलाक कर लिए। तो ये सारा प्रोसेस आपको रिपीट करना है। लेकिन जो मर्द हजरात थे वो पहले उम्रे में उन्होंने ऑलरेडी अपने बाल निकाल दिए हैं, तो दूसरे उम्रे में फिर से उनके बाल तो बचेंगे नहीं, दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन आप जाओगे।
तो खाली लोहा आपके सर पे लगाना सुन्नत है, तो आप छोटी सी ब्लेड लेकर के भी अपने सर पे थोड़ी सी शेव कर ले सकते हो, लेकिन वो पैच जैसा दिखेगा। बेहतर ये है कि आप एक 5 रियाल दे करके फिर से एक बार शेव करा लो। इस तरीके से आपका दूसरा उम्रा, तीसरा उम्रा, चौथा उम्रा आप कर लोगे। तो ये मैंने एक बेसिक फॉर्मेट आप लोगों को बताया है। तो इन खाने का टाइम टेबल आपको समझ करके चलना है। जब आप लोग मदीने जाने वाले रहेंगे तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि दोपहर का खाना जिस दिन मदीने जाना होगा उस दिन आप कोई प्रोग्राम नहीं रखेंगे। एक दिन पहला आपको पूरी तरीके से अपनी पैकिंग कर लेनी है। कोई पैकिंग जो है जाने वाले दिन, आप मदीने जाने वाले दिन पैकिंग करते हुए नहीं बैठेंगे आप। ये एक तरीका होता है, क्योंकि जिस दिन आप निकल रहे होते हो उस दिन दूसरा ग्रुप जो है होटल में आ रहा होता है। जो टाइम पे आप निकल रहे होते हो उनका टाइम एंट्री करने का हो रहा होता है। तो लिफ्ट ज़्यादा एंगेज मिलेगी आपको। खाने का टाइम टेबल बीच में रहेगा और खाने के लिए खाने वाले बूफे पे आने वाले दूसरा ग्रुप, आपका ग्रुप सब खाने के लिए पहुंच रहे होंगे, तो लिफ्ट बहुत ज़्यादा एंगेज रहेगी। तो आप लोगों को सजेशन है, चाहे आप कोई भी होटल में रुके हुए रहो, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है जिस दिन आपकी मदीने की रवानगी होती है उस दिन आप कोई उम्रा का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, कोई नफली तवाफ़ का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। सब कुछ आपको एक दिन पहले करना है। अगर आपको जो है अलविदा तवाफ़ भी अगर करना है तो फजर की नमाज के बाद ही आप करके आएंगे, बराबर है। आने के बाद में आपको फ़ौरन फ्रेश होना है और आपके सारे बैग जितने भी लगेजेज हैं 9 बजे 9:30 बजे के करीब करीब जो है आपको पूरा लगेज पैक करके जो है नीचे होटल की लॉबी में लेकर आकर के रख देना है और आप आराम से जाओ। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है, आपको रूम में बैठना है, आपको आराम करना है, तो लगेज नीचे रहेगा आपका और ऊपर जाकर के आप आराम से 1 आध घंटा सो जाओ, क्योंकि अभी आपको 6-7 घंटे का बस का ट्रैवलिंग करके आपको मदीना पहुंचना है। तो 1-2 घंटे की आप नींद निकाल लो, फिर दोपहर के नमाज का टाइम हो जाएगा आपका, बराबर है। तो फिर आप 11 बजे 9-10 बजे आप उठो, जाओ हरम शरीफ, आप जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लो, पढ़ करके फ़ौरन आओ और आकर के जो है बूफे पे आपका खाना लगा हुआ है, आप खाना खा लो और फिर फ़ौरन आपकी बस आ जाएगी। जैसे ही आपका खाना होगा आपकी बस आ जाएगी, आप फ़ौरन बस में बैठोगे, क्योंकि लगेज तो आपने ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, तो आपको वापस लिफ्ट का ज़्यादा यूसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप भी तकलीफ़ में नहीं आओगे और दूसरे हाजी भी आपकी वजह से तकलीफ़ में नहीं आएंगे। तो फ़ौरन बस में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी आप लगेज डालोगे तो आप अपना लगेज अपने हाथों से डालोगे, ताकि आपको ये पता चले कि आपका कौन सा बैग, कितने बैग आपके बस में रखे गए हैं। क्योंकि कभी कभी हम दूसरी की उम्मीद करते हैं, शायद उसने रख दिया होगा और वो बैग जो है होटल में छूट जाता है। तो आप अपने बैग अपने हाथों से अंदर लगेज सेक्शन में डालोगे बस के, और फिर जा कर के आप वही सीटों पर रेगुलरली बैठोगे कि जब जब बीच बीच में बसें रुकती है मक्के से मदीना जाते वक्त में, तो बीच में आप जो है नमाज़ें असर का टाइम होता है, मगरिब का टाइम होता है, ठीक है। तो वापस से आकर के आपको अपनी एक ही सीट पे बैठना है, ताकि जो बीच में जो लोग ड्राइवर होगा, जो उनके साथ एक क्लीनर होगा, उसको ये समझ में आए कि भाई पूरे पूरे हाजी प्रॉपर तरीके से पहुंच गए। और आपकी अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है कि आपने आसपास के लोगों को देखते हुए रहे कि भाई कौन आया है और कौन नहीं आया है, ताकि आप सामने वाले को इतला कर सकें। बस निकलते वक्त में ये चीज़ का आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। जब आप मदीना पहुंचेंगे तो मदीने पहुंचने के बाद में ही जाहिर सी बात आप ईशा से के बाद ही आप पहुंचेंगे। फिर वहाँ पे एक काम वही करेंगे आप, फिर आप जो है नीचे लॉबी के अंदर पूरा पूरा लगेज रख देंगे और फिर जा कर के सबसे पहले आप लोग खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद में वहाँ पर हमारे साजिद भाई है, ठीक है, और हमारे अब्दुल भाई है। ये दोनों लोग रहेंगे जो आपको रूम की चाबी देंगे। आप अपने अपने रूम की चाबी ले करके, अपना लगेज ले करके आप अपने रूम के अंदर आराम करने के लिए चले जाएंगे। फिर ज़्यादा एक्साइटेड हो करके जो है आप ज़्यादा जोश में आकर के एक दूसरों के साथ, चाहे वो रूम को लेकर के हुआ, बेड को लेकर के हुआ, खाने को लेकर के हुआ, ये चीज़ों से थोड़ा सा आप अपने आप को बचाएंगे। आपस में झगड़ा आपको नहीं करना है। फैमिलीज़ के आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे डिस्कशन आपको यहाँ उम्रा के दौरान नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, फैमिली के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, इन वजह से जो है सबका उम्रा ख़राब होता है ना। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जब आप मदीने में रहेंगे तो मदीने में भी जो है आप लोगों को, अब वहाँ पर अरकान नहीं है बेशक, लेकिन मदीने में जो है फजर की नमाज के बाद में जो जन्नतुल बकी के दरवाज़े खुलते हैं कब्रिस्तान के, तो मर्द हजरात को अंदर एंट्री मिलती है। सुबह फजर की नमाज के बाद में 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो अंदर जा कर के आप सारी मज़ारात की ज़ियारत कर सकते हैं, दुरूद फातिहा भेज सकते हैं।
फिर एक असर के बाद आपको टाइम मिलता है, तो असर के बाद भी जा कर के जो है आप वहाँ पर पे दुरूद फातिहा भेज सकते हैं। औरतों को अंदर जाने की एंट्री नहीं है, तो औरतों को बाहर ही खड़े रह करके दुरूद फातिहा पढ़ना है या दुआ मांगना है, बाहर ही खड़े रह करके जो है दुआ कर सकते हैं। मर्दों को अंदर जाने की परमिशन होती है। फिर रियाजुल जन्ना का जो रौदा का जो परमिट होता है, वो हम लोग आपको, लेडीज़ लोगों का अलग और जेंट्स लोगों का टाइम टेबल अलग है, वो हम लोग आपको भेज देंगे। तो वो टाइम टेबल के हिसाब से 1 घंटा पहले जो गेट नंबर आपको बताया जाएगा, जो जन्नतुल बकी के पास ही है। लेडीज़ का टाइमिंग ज़्यादातर जो है सुबह का टाइम टेबल होता है, रात का टाइम टेबल होता है, तो वो टाइम टेबल पे औरतों को पूरा ग्रुप बना करके आप लोगों को पहुंचना होता है। 1 घंटा पहले आप वहाँ पर पहुँचोगे। और जेंट्स लोगों का ज़्यादातर दोपहर के वक्त और शाम के वक्त का टाइम टेबल होता है। तो मर्दों को भी ग्रुप बना करके 1 घंटा पहले वो गेट के पास, जन्नतुल बकी के गेट के पास पहुंचना होता है। वहां पहुंच करके आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम रोज़े मुबारक के अंदर दिया जाएगा। आपको अलग अलग मकाम में अगर मौका मिल जाए, रोज़े के पीछे पढ़ने का मौका मिल जाए, या सुतून के पास पढ़ने का मौका मिल जाए, या मिंबर शरीफ के पास पढ़ने का मौका मिल जाए, या जहाँ पर पे इमाम खड़े रह कर के जो है खुतबा पढ़ते हैं उसके नीचे पढ़ने का मौका मिल जाए, जहाँ भी आपको रियाजुल जन्ना में मौका मिल जाए, आप जो है दो दो रकात करके नफली नमाज पढ़ते रहेंगे। अगर आप ज़ोहर में पहुँच रहे हैं, असर में पहुँच रहे हैं, मगरिब में पहुँच रहे हैं, इशा में पहुँच रहे हैं, तो आपको जो फ़र्ज़ नमाजें हैं पहले वो अदायगी करनी है, और फिर दो दो नफिल जितनी आप पढ़ना चाहो पढ़ते रहो। तब तक आप पढ़ते रहो। अगर आप खाली बैठे हुए नज़र आओगे तो उनके जो नुमाइंदे होंगे वो आपको बाहर निकाल देंगे, लेकिन अगर आप नमाज में खड़े हुए रहेंगे तो आपको नमाज में से हटाया नहीं जाएगा। तो 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि दो दो मिनट आपको लगेंगे, 4 मिनट लगेगा या 5 मिनट लगेगा आपकी 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए। जितना वक्त मिले उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हुए रोज़े मुबारक के पास जो है आप वहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के आप एक गेट से बाहर निकल जाएंगे। ये एक ही बार आपको मौका मिलेगा, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको दूसरी बार रियाजुल जन्ना में जाना है तो आप अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल में जो है, चाहे आप मक्के में रहो चाहे आप मदीने में रहो, तो वहाँ पर पे आपको वाईफाई के पासवर्ड दिए जाते हैं। रिसेप्शन जहाँ होता है काउंटर, वहीं पे जो है वो वाईफाई का पासवर्ड स्कैन करके लगा दिया गया है। आप अपने मोबाइल पे वो वाईफाई का पासवर्ड डाल करके आप यूज़ कर सकते हैं। और मदीने में जब आप रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको पासवर्ड मिल जाएगा वाईफाई का। लेकिन क्या होता है, खाने के वक्त में और रात के वक्त में बहुत सारे हमारे अलावा भी दूसरे टूर ऑपरेटर्स के भी हाजिर रहते हैं, तो वाईफाई थोड़ा सा स्लो चलेगा। लेकिन नॉर्मल इतना है कि आप आराम से जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले सकते हो नुसुक का। और जब आपका रौदा का परमिट हो जाए, ठीक है, तो फिर आप अपने हिसाब से 2 दिन 3 दिन के टाइम के बीच में आप अपना दूसरा अपॉइंटमेंट लेकर के फिर से एक बार आप रौदे का अपॉइंटमेंट लेकर के फिर से आप ज़ियारत करना चाहो और वहाँ जा कर के फिर से नफली नमाज़ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये एक आप कोशिश करके देख सकते हो, ये दूसरी बार आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ज़ियारतें रहेंगी, तो यहाँ पे भी ज़ियारतों का टाइम टेबल यही रहेगा। देखिए, आप सफ़र में हैं, आपका घर जो है आपकी 5 स्टार होटल है और घर का खाना जो है आपके 5 स्टार होटल का खाना है। आप अपने घर से और अपने घर के खाने से जो है ना, होटल के खाने को या बुफे के खाने को कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे हाजी आते हैं, साउथ के आते हैं, नॉर्थ के आते हैं, ईस्ट के आते हैं, वेस्ट के आते हैं। सबका नमक का टेस्ट अलग होता है, मिर्ची का टेस्ट अलग होता है। कोई ठंडी चाय पीता है, कोई गर्म चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई मीठा ज़्यादा खाता है, कोई मीठा कम खाता है। तो उस हिसाब से सबको एक नॉर्मल तरीके से हम लोगों को बुफे तैयार करना होता है। तो खाने को लेकर के आप लोग थोड़ी सी नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक का एक साथ आप खाना खाने के लिए जा रहे हो। अब आप कोई शादी में जाते हो तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती है, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं भी मिलती है, तो वो एक टाइम का खाना होता है तो आप कोई शिकायत नहीं करते हो। लेकिन यहाँ 15 दिन रुकते हो तो सुबह का नाश्ता भी मिलता है, दोपहर का खाना भी मिलता है, रात का खाना भी मिलता है आपको। तो इसमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा टेस्ट को लेकर के ऊपर नीचे होता है, ठंडा गर्म को लेकर के ऊपर नीचे होता है। तो आप अपने दिलो दिमाग में ये बात लेकर के चलें कि हम लोग खाना खिला करके आपको खुश करने के लिए नहीं लेकर के आए हैं और आपको 5 स्टार होटल दिखा करके खुश करने को नहीं लेकर के आए। हमारा भी मकसद है कि हमारे हाजी वहाँ पहुँच करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हरम शरीफ में बिताए, ना कि वाईफाई लेकर के होटल के रूमों में पड़े रहे हुए आप 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटा रूम में बैठे हो, लॉबी में बैठ करके जो है वाईफाई पे और शॉर्ट रील्स देखते हुए बैठे हो। ये आपकी एक बहुत गलत इमेज जाती है और इन सब चीज़ों के ऊपर होटल वालों का भी और टूर ऑपरेटरों का भी ख्याल रहता है कि आप करने क्या आए हो। तो आपका कॉन्सेंट्रेट ये होना चाहिए
कि भाई वाईफाई को जैसे यूज़ करना है बेसिक तरीके से मैसेज भेजने के लिए और फैमिली से बात करने के लिए, मुख्तसर सी बात करने के लिए। हमने वहाँ पे देखा 5-5 6-6 घंटा जो है लोग वाईफाई पे लगे हुए हैं। फ्री में वाईफाई मिल रहा है तो ईमो पे लगे बैठे हुए, बॉटम में लगे हुए बैठे हैं, ये रिश्तेदार को कॉल, वो रिश्तेदार को कॉल। ये भी यूसेज नहीं करना है। उतना टाइम आपको हरम शरीफ में जा करके बैठना है, उतना टाइम आपको मस्जिद नबी में जा करके बैठना है। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, रात में खाना वाना खाओ आराम से, जो है गुंबद मुबारक के सामने बैठ करके जो है पूरी पूरी रात आप निकाल दो। ठीक है, आपको वहाँ पे बैठ करके दुआएं मांगनी है, सारे सवाल सारे जवाब अल्लाह ताला से करने हैं, हर किसी से करने हैं। ठीक है, हर चीज़ों का आपको जो है, जैसी आपकी इबादतें होंगी, जैसे आपकी इमोशन जाएंगे, अल्लाह ताला वैसा भी आपको जवाब देगा इंशाल्लाह। तो आप जो है वहाँ पर बैठ करके पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका काम होना चाहिए, इबादत में होना चाहिए। शॉपिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपको इंडिया में मिल जाती है। खजूर वगैरह लेना है तो जब आप मदीने की ज़ियारत के लिए जाएंगे, मस्जिद कुबा है, ओहद का पहाड़ है और मस्जिद क़िबलतैन है और सबा मस्जिदें हैं। ये 4-5 चीज़ों की जगह की आपको ज़ियारतें कराएंगे। तो बीच में खजूर के बाग में भी आपको लेके जाएंगे, तो वहाँ से जाके भी आप खजूर ले सकते हैं। और जिस रास्ते से आप आते जाते रहोगे होटल और मस्जिद नबी, बीच में बहुत सारी खजूरें आपको मिलती रहेंगी, वहाँ से आप ले लेंगे। तो जो आपका बैगेज है 25 kg और 7 kg पर हेड है, पर पर्सन है। तो ये ही हिसाब से आपको 25 किलो का एक लगेज रखना है, एक ही यूनिट रखना है। अब 12-12 किलो के 2 यूनिट बनाएंगे नहीं चलेगा। आप या तो 25 किलो का एक ही यूनिट बनाओ या 12 किलो का एक ही यूनिट बनाओ, बराबर है। मैक्सिमम 25 किलो ही रहना चाहिए आपका एक हाजी के एक पासपोर्ट के पीछे। और एक 7 किलो का लगेज आप अपने साथ में लेके जा सकते हो। वापसी में जाहिर सी बात है आप अपने साथ खजूर या जानमाज वगैरह लेकर आने की कोशिश करोगे, तो आप लेते यहाँ से जाते वक्त में ही अपना कम से कम लगेज रखोगे, ताकि आते वक्त में आपको 10 किलो 15 किलो 20 किलो खजूर अगर चाहिए तो उतना लगेज आपको यहाँ से कम लेके जाना पड़ेगा, ताकि वापसी में आप अपने साथ में उतना खजूर अपने साथ में लेकर आ सको। अच्छा, हर एक हाजी को जो है 5 लीटर की जमजम दी जाएगी। कुछ लोग 2 जमजम 3 जमजम 4 जमजम ले लेते हैं, लेकिन आप वो लेके नहीं आ पाएंगे क्योंकि जैसा लगेज को एक टैग दिया जाता है वैसे जमजम को भी टैग दिया जाएगा। तो जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचोगे तो आपके जमजम के ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया जाता है और वही स्टिकर वाला ही जमजम आप इंडिया लेकर आ सकते हो। जिसको स्टिकर नहीं मिलेगा वो आप जमजम नहीं लेकर आ सकते। तो 2-3 खरीद करके फ़ायदा नहीं है, एक पासपोर्ट के ऊपर एक ही जमजम आपको लेना है, ले करके जो है स्टिकर लगाना है और जमजम के काउंटर पे डाल देना है। और जब वापसी पे आप आएंगे तो जमजम जो है आपके लगेज के अंदर काउंटेबल नहीं है। 25 किलो और 7 किलो का जो लगेज है उसके अलावा आपको जमजम एक्स्ट्रा अलग से मिलता है, बराबर है। तो जैसे ही आप बॉम्बे एयरपोर्ट उतरेंगे तो आपका लगेज और आपका जमजम आपको कलेक्ट कर लेना है। तो जब आप जमजम लेंगे तो जमजम के ऊपर अपने मार्कर से जो है आप अपना मोबाइल नंबर और बॉम्बे जद्दा बॉम्बे करके और अपने फ़्लाइट का नंबर आप लिख लेंगे, मोबाइल नंबर वहाँ पे लिख लेंगे, ताकि वहाँ पे उतरने के बाद में बहुत सारे हाजियों का जमजम रहेगा तो आप कंफ्यूज ना हो सको। तो इस तरीके से जो है आपको अपना पूरा सफ़र मुकम्मल करना है। इस बीच में कुछ भी तकलीफ़ अगर होगी तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है। मेरे नंबर पे जो है अगर आप वहाँ से कॉल करना चाहते हैं तो इंडिया में कोई भी नंबर पे अगर आप कॉल करो तो +91 ज़रूर लगाएंगे आप, बराबर है। +91 आप लगाएंगे और मेरा मोबाइल नंबर है 9768039997 के ऊपर आप व्हाट्सअप करो या मुझे कॉल करो। ठीक है, कॉल करके या मैसेज डालोगे तो हम लोग आपको टाइम टेबल वगैरह, खाने का टाइम टेबल वगैरह यहाँ से भेजते रहेंगे। वहाँ जो फ़हीम भाई का मोबाइल नंबर है वो आपको भेजते रहेंगे। ठीक है, और जो वहाँ पे जो रूम एलोकेशन वाला जो हमारा स्टाफ रहेगा, सोहेल भाई रहेंगे, हम लोग उनका नंबर आपको भेजते रहेंगे। ठीक है, जब आप मक्के मदीने चले जाएंगे तो वहाँ पे साजिद भाई का नंबर हम लोग आपको कोऑर्डिनेशन करने के लिए भेजते रहेंगे। ड्राइवर्स के नंबर आप लोगों को भेजते रहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये नंबर हम लोग आपसे शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट्स अगर है, कुछ और मालूमात अगर आपको करना है तो यही नंबर पे आप मुझे कॉल करें और मेरे से आप डिटेल शेयर कर सकते हो। और जब कभी भी आप मेरे को मैसेज करो तो आप बताओ कि आप कौन सी तारीख को पहुँचे हो। जैसे कि आप 4 तारीख को जा रहे हो तो आप बोलो भाई हम 4 तारीख को मक्का पहुँचे हैं और हम फ़लाँ होटल में रुके हैं और फ़लाँ रूम में रुके हुए हैं, तो मुझे आपको कोऑर्डिनेशन करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप मीरा अज्जात में रुके हैं तो होटल का नाम बताओ, मीरा सूद में रुके हैं तो होटल का नाम बताओ, रूम नंबर बताओ और तारीख बताओ कि कौन सी तारीख को आप आए हुए हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हम किस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। लॉन्ड्री का मामला रहेगा, 3 लॉन्ड्री आपको मक्के में मिलेगी, 3 लॉन्ड्री मदीने में मिलेगी। तो जब आप खाने पे पहुंचोगे तो खाने पे जो बूफे पे जो लोग सर्व करने वाले लोग होंगे वो आपको बता देंगे कि भाई लॉन्ड्री वाला आपको कहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा।
और वो फ्लोर पे जा कर के आप अपने कपड़े जो है, छोटे कपड़े बिल्कुल नहीं डालेंगे, आप बड़े कपड़े डालेंगे। एक प्लास्टिक बैग के अंदर आपके मैले कपड़े आपको डालने हैं और बैग के ऊपर आपको रूम नंबर लिखना है और अलबकी करके आप लिख लेंगे वहाँ पर पे। लिख करके जो है आप फ़ौरन जो है लॉन्ड्री वाले को दे देंगे। जब कभी भी आप लॉन्ड्री वाले को डालेंगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके जेब में पहले आप ख्याल रखेंगे कार्ड है, मोबाइल है या पैसे हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिर वापस से मिलना मुश्किल हो जाती है। कपड़े आप अपने प्रॉपर तरीके से गिनेंगे और लेते वक्त में भी आप प्रॉपर तरीके से गिन करके लेंगे। बाद में फिर अब शिकायतें नहीं आनी चाहिए, भाई मेरा बुर्का छूट गया है, मेरा पैजामा कुर्ता छूट गया है, भाई मेरी जीन्स छूट गई है। ये चीज़ें आपकी शिकायतों को बाद में एंटरटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप मदीने जा चुके होते हो। तो जिस दिन आपका मदीना निकलना होता है उससे एक दिन पहले आप लॉन्ड्री में कपड़े नहीं डालेंगे, बराबर है। और जिस दिन आपको मदीने से एयरपोर्ट जाना होगा उससे एक दिन पहले आप कपड़े नहीं डालेंगे, क्योंकि वो कपड़े आपको रिटर्न मिलेंगे ही नहीं। और जब आपकी वापसी होगी तो आप मदीने से जो है बाय बस जद्दा पहुंचेंगे, तो आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग है जैसे कि 9:30 बजे की रात की फ़्लाइट है, तो आप सुबह का नाश्ता करके ही फ़ौरन निकलने वाले हो। अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के करीब आप लोग यहाँ से निकल जाओगे। तो 10 साढ़े 10 बजे अगर आप निकलते हो तो आपका दोपहर का खाना साजिद भाई जो है आपको पैक करके, पानी की बोतल है, आपका खाना है जो है आपको मुख्तसर सा जो है एक पैकेट में दिया जाएगा, ताकि हाजी भूखा ना पहुँचे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैंने आप लोगों को बोला है अपने साथ, स्नैक्स वगैरह कुछ रखने के लिए, वो आपको रखना है अपने साथ में, ठीक है। फिर आप जो है दोपहर में का खाने का वक्त होगा जब आप मदीने से निकलेंगे जद्दा एयरपोर्ट आने के लिए, तो आपको बीच में एक दो जगह रुकाया जाएगा खाने के लिए, नमाज़ों के लिए, ज़ोहर के लिए, असर के लिए। तो वहाँ उतर के जो है आपको प्रॉपर तरीके से खाना खाना है। कोशिश ये करना है, अगर आपको बस वाला परमिशन देता है तो बस में बैठेंगे तो आप बिल्कुल गंदगी नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से जो है आपको टिफ़िन जो दिया गया है वो खाना करके आपको बाहर फेंकना है, बस में आप नहीं फेंकेंगे, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और जब आप जद्दा एयरपोर्ट पहुँच जाओ तो सब अपना अपना जमजम कलेक्ट कर लेंगे। जमजम कलेक्ट करके आप सीधा जो है चेकिंग करने के लिए एंट्री कर जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। इसमें कुछ भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर जो बताया हुआ है नंबर है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 9768039997 पे जो है आप मुझे मैसेज करो। और अगर आपको कुछ अरकानों को लेकर के कुछ मसले मसाइल आते हैं तो आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। और जो जिनके पेरेंट्स यहाँ से जा रहे हैं तो उनके बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके मोबाइल पे जो है आप एक रिफ़िल करके और रोमिंग में डाल करके और उनके मोबाइल में IMO, जिसको हम ईमो भी बोलते हैं, या बॉटिम जैसे एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके जो है उनको दे दीजिए, जिससे जो है हम भी उनको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और आप भी उनको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सारे हाजियों से रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप जाओ तो आप अपने लिए दुआ करते हैं, तो आप, हमारी उम्मीदें होती हैं आप लोगों से कि आप हमारे लिए भी जो है दुआ करें, क्योंकि हमारी भी हैसियत नहीं है उस बारगाह में पहुंचने की, क्योंकि हम सालों से काम तो करते हैं और काम में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास पहुंचने का भी वक्त नहीं होता है। लेकिन आप लोगों की दुआओं से हम पहुंचते हैं और अल्लाह ताला आप लोगों की खिदमत के लिए हम लोगों को वहाँ पे पहुंचाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए भी दुआ करें, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोलूँगा, मैं सैयद वसीउल्लाह हुसैन अलबकी टूर्स एंड ट्रैवल्स से, कुछ भी अगर आपको तकलीफ़ आती है, मेडिकली कुछ इश्यूज़ अगर आते हैं, कुछ भी अगर मसले मसाइल आते हैं, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।